भाषा, ओके, पहला, दूसरा, तीसरा बल्कि। प्रोटीन की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, फास्टिंग में। 3 जी नंबर मैम। पेज हो चुका था, 4 नंबर पेज से पढ़ना था, ठीक है ना। जी। गर्भवती स्त्री तथा बढ़ते हुए शिशु, बालक तथा तरुण को 50% से अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे अधिक प्रोटीन आहार में रहने से शरीर को उसका विश्लेषण करके बहिष्कार करना पड़ता है, जिससे यकृत और वृक्क के कार्य व्यर्थ में ही बढ़ जाते हैं। प्रोटीन शारीरिक यंत्र की मरम्मत में काम आता है। अतएव रोगोत्तर तथा उपवासोत्तर काल में, मतलब रोग अगर डिजीज्ड है और या फास्टिंग है, तो आहार में प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए। इन सब बातों का पता नाइट्रोजन संतुलन के लेखे जोखे से लगाया जा सकता है। यह काम जीव रसायन प्रयोगशाला में किया जाता है। यदि मूत्र के नाइट्रोजन की मात्रा भोजन के नाइट्रोजन से कम हो तो इसको धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहते हैं। मूत्र के नाइट्रोजन की मात्रा, जो यूरिन में नाइट्रोजन आ रहा है, उसकी मात्रा भोजन में जो नाइट्रोजन है उससे कम होनी चाहिए। इसको धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहते हैं। इससे ये समझा जाता है कि आहार के नाइट्रोजन अर्थात प्रोटीन में से शरीर केवल एक विशिष्ट मात्रा को ही ग्रहण कर रहा है। इसके विपरीत यदि मूत्र का यूरिन में नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा आ रहा है तो इसका अर्थ है कि शरीर अपने प्रोटीन से बने नाइट्रोजन का भी बहिष्कार कर रहा है। इस अवस्था को ऋणात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहते हैं। उपवास की अवस्था में ऋणात्मक प्रोटीन संतुलन और उपवासोत्तर काल में आहार में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहने पर धनात्मक प्रोटीन संतुलन रहता है। रोग के दिनों में हमारे देश में भोजन में प्रायः बंद करके वार्जी क्या चीज है भाई, किसी को पता है? नहीं, देखना पड़ेगा इसको। साबूदाना आदि ही दिया जाता है, इससे रोगी तनिक भी प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है ना। साबूदाना, आलू, सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या खिलाते हैं, इसीलिए एलिमेंट्स है, रेजिन्स है ना, नहीं खिलाती मैं इसीलिए। तो कार्ब सीधे सीधे बहुत ज्यादा है हमारी इंडियन डाइट में, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पूरी डाइट में प्रोटीन नहीं है और कम है, सिर्फ दालों से मिलता है। इसीलिए बाकी प्रॉब्लम अपनी जगह पर, प्रोटीन कम होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन को ही सीधे सीधे ध्यान में रख के काम किया जाए तो भी अच्छा फायदा होता है शरीर को। इससे रोगी को तनिक भी प्रोटीन नहीं मिलता, जिससे अंगों का ह्रास की पूर्ति नहीं होती। अतः शीघ्र पचने वाली प्रोटीन भी किसी किसी रूप में रोगी को देना आवश्यक होता है। बढ़ते हुए बालकों और बच्चों में भी प्रोटीन और आवश्यक है। एक एग्जाम्पल दूं, एक जगह हम गए, हमारी भाभी लगती हैं, तो उनको मेनोपॉज चल रहा था, ठीक है, फाइब्रॉइड्स थे जिससे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने उनको, बहुत ही लो फील हो रहा था, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम था 8 के आसपास, तो वो लेटी हुई थी एकदम। मैंने कहा क्या खाया सुबह से? कुछ भी नहीं, थोड़ा पराठा खाया था, एक दो जो बनाता है, ऐसा ही होता है, जो जब तकलीफ है तो कुछ भी बन गया खा लिया। मैंने फिर वहां पे सत्तू रखा था, सत्तू जो है घुलवाया और उनको शहद डाल के खूब सारा सत्तू पिलाया। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा लग रहा है जैसे सबको अंदर जरूरत थी, और वो 2 ग्लास सत्तू 4-4 चम्मच डाल के पी गई। इतनी बॉडी को नीड थी, है ना, और खाने की इच्छा नहीं थी उनको। तो उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये तो मैं रोज पी सकती हूँ। तो कुछ पता ही नहीं होता, इंसान को लगता है हम बनाएंगे नहीं तो हम खा नहीं सकते, खा नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें ताकत नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए कभी कभी हम इंक्लाइंड होते हैं कि प्रोटीन पाउडर भले ही क्यों ना लो, पर प्रोटीन का रिकवरी करो, अदरवाइज सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे, ठीक है। और सप्लीमेंट खा के भी प्रोटीन की रिकवरी नहीं है ना। सप्लीमेंट भी हम ग्लूकोसामाइन खा रहे हैं घुटने के लिए, पता चला हमारे पास प्रोटीन ही कम है वहां की मरम्मत के लिए, है ना। तो ये सब भी अवेयरनेस आनी चाहिए नेचुरोपैथ में भी।
अब बात करते हैं उपवास और भुखमरी में अंतर। जनरली ऐसा होता है कि, अच्छा प्रोटीन समझ में आ गया ना, जब नाइट्रोजन हमारा एक्सेस रिलीज होगा इसका मतलब प्रोटीन हमारा ज्यादा है डाइट में, हाँ, और अगर नहीं आ रहा है यूरिन में इसका मतलब कम है, ठीक है, तो हमें और ज्यादा खाने की जरूरत है। उपवास और भूखमरी में जनरली जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि अरे भूखे मर जाओगे, तो मैम फास्ट बिना टेस्ट के समझा जा सकता है कि प्रोटीन नहीं, कम हो रहा है? नहीं नहीं समझा समझा जा जा सकता। देते हैं और इसकी जगह अन्य सुपर फूड्स जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फल को डाइट में शामिल करते हैं। लोग एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते हैं। फास्टिंग वह है जब आप कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज को अपनी नियमित डाइट में लेना बंद कर देते हैं और इसकी जगह अन्य सुपर फूड जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, जैसे किसी ने रात में रोटी और चावल छोड़ दिया और इसके वेज में लौकी की सब्जी, एक और सब्जी और सलाद और चटनी शामिल कर ली, है ना, या दालों को शामिल कर लिया। ऐसा मैं कभी कभी बताती हूँ कि दाल में सही सब्जियां डाल के ही पका लो और एक पॉलिश टाइप का बना के खाओ। तो एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते, वही रमजान में एक निश्चित समय तक भोजन से परहेज करते। ये सभी उपवास यानी फास्टिंग के कुछ आम उदाहरण हैं जो आप सभी को पता होंगे। सॉरी। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल बैंगलोर के चीफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट शारण्य शास्त्री कहती हैं कि फास्टिंग सदियों से चली आ रही एक पुरानी परंपरा है जिसका उल्लेख वैज्ञानिक रूप से भी किया गया है। फास्टिंग के दौरान किसी प्रकार की न्यूट्रिशनिज्म नहीं होती और भोजन को समग्र रूप से लिया जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर नहीं कि इन्होंने फास्टिंग और भुखमरी में अंतर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है फास्टिंग। फास्टिंग जीवन में संस्कृति रिचुअल फास्टिंग की थी कि उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। यह आपको अंदरूनी रूप से मजबूत करती है, आपके फंक्शनल सिस्टम को आवश्यक ब्रेक देती है, क्योंकि कंटिन्यूअस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है तो उसको आराम मिलता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी इंप्रूव करने में मदद करती है, बीएमआई है ना, बीएमआर, कि किस किस रेट से हमारा भोजन पच रहा है, तो उसमें शिथिलता आती है, कमी आती है, तो उपवास के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, फंक्शन करने लगता है। शरीर, ये शरीर को संतुलित रखता है और आपको अंदर से हल्का, स्वस्थ और मजबूत रखने महसूस मदद करता है। यह आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और ओवर ईटिंग जैसी समस्याओं से दूर रखता है। अब फास्टिंग में 6 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप फास्टिंग पर हैं तो अपने न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखने का प्रयास करें और ओवर ईटिंग से बचें, ठीक। बहुत बार ऐसा होता है फास्टिंग तो है पर इतना सारा 2-3 बार 4 बार इंसान खा रहा है कि जो खा रहे हैं उनसे ज्यादा वो खा रहा है, हाँ, लेकिन क्या खा रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है ना। तो जो मूंगफली है, मखाने हैं, नट्स है ना, दूध है, इस पे ज्यादा चाहिए। हालांकि दूध तो आजकल क्लियर नहीं है। अपनी फास्टिंग में फल या खजूर खाकर खोलें, ठीक है। यदि आप लंबे समय से उपवास पर हैं तो खूब सारा पानी या शरबत पीकर तोड़ें। वहीं गर्मी के मौसम में ताजी छाछ और नारियल पीकर ले सकते हैं। उपवास तोड़ने के बाद साबूदाना खाना शरीर के लिए उचित रहेगा। फास्टिंग शुरू करने के पहले चावल से बनी खाद्य पदार्थ को लेने की कोशिश ना करें। यह आपकी भूख को नियंत्रित रखेगा, साथ ही शरीर में पर्याप्त आयरन हो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट की बजाय जैसे आयरन पर्याप्त मात्रा में हो तो इसके लिए जूसेस रिकमेंड कर देते हैं, है ना। जूसेस जरूर पिलाती हूँ, या भीगी हुई किशमिश, मुनक्के और खजूर, है ना, तो एक ड्राई फ्रूट रेजिन ड्रिंक्स या रेजिन्स रहते ही हैं। यदि आप फास्टिंग करना चाहती हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर से जितना हो सके उतना परहेज रखने की कोशिश
के केस की करें तो उन्होंने खुद को इस कदर भूखा रखा कि उनके शरीर में नमक का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया, जिसकी वजह से हाल ही में उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि भोजन छोड़कर शरीर को किसी भी कीमत पर सेहतमंद नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार भूखे रहने से कैलोरीज की जगह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसीलिए मैं नींबू पानी, शहद भी पिलाती हूँ, आपको याद होगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। ठीक है, सॉल्ट की अगर लगातार कमी हो गई तो बॉडी बहुत तेजी से डिटोरिएट करती है। ठीक, तो डॉक्टर शास्त्री के अनुसार भूखे रहने से कैलोरीज की जगह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा में ज्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। स्टार्विंग शरीर को कमजोर कर देता है और यह वजन कम करने में बिल्कुल भी प्रभावी तरीका नहीं होता। यह आपके मेटाबॉलिज्म को असंतुलित करने के साथ ही शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का कारण बनता है। वही शरीर को तनावग्रस्त और भ्रमित कर देता है। वजन कम करने के लिए अपनाया गया यह तरीका शरीर के लिए कई तरीके से नुकसानदायक है, जैसे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव, लो ब्लड प्रेशर तथा थकान महसूस होना। तो यह ध्यान रहे कि अपनी जीन्स के साइज में फिट होने के लिए और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए किसी ऐसी गतिविधि में भाग ना लें जिसका असर आपकी सेहत पर उल्टा पड़ जाए और उसे बुरी तरह प्रभावित कर दे। विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं, है ना? कि आपने विटामिन की सीधे सीधे कमी हो गई क्योंकि आपने अनइवन चीजें फॉलो करी। अनइवन होता है कि नहीं खाया, पूरे पूरे दिन नहीं खाया, खाया तो जंक खाया, बाहर का खा लिया, है ना? तो एक एप्रोप्रिएट बैलेंस तरीका नहीं था, इस वजह से बहुत तेजी से क्षय हुआ शरीर का। यह कुपोषण के सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग स्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। अपक्षय शब्द भूखमरी के लक्षणों और प्रभाव की ओर संकेत करता है। इसीलिए मैं इतना जूस वूस पिलाती रहती हूँ, ठीक है? और कितना जूस पिलाती हूँ, और बाद में रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, है ना? थोड़े दिनों तक बना रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भूख स्वयं में ही एक गंभीर समस्या है। WHO यह कहता है कि अब तक शिशु मृत्यु के कुल में से आधे मामलों के लिए कुपोषण उत्तरदायी है। FAO के अनुसार वर्तमान में 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस ग्रह पर प्रति 6 में से एक व्यक्ति भूखमरी से प्रभावित है ना? मतलब उनको खाना नसीब नहीं हो रहा, और हो रहा है तो बेचारे इतना सा दाल चावल, इतना सा बचा हुआ, है ना? जैसे मलिन बस्ती के लोग आप देखते ही होंगे, जो बच जाता है। एक बार हमारे यहाँ एक कोई काम करने आई, मैं एकदम शॉक्ड। उसने 3-4 दिन ही काम किया होगा, बर्तन मांजने वाला। ये एक बात 10-12 साल पहले की है, लेकिन मुझे भूलती नहीं है एकदम, कभी भी। तो जो बर्तन में बचा हुआ था, मैंने मतलब ऐसे पूछा कि 2-3 दिन बाद कि तुम ये सारा नाली में बहा देती हो, ये ब्लॉक कर देगा, तुम अलग रख लिया करो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को, बच्चे छोटे थे तो तुम बाहर डाल दिया करो। तो बोलती है वो तो हम सब खा लेते हैं। मतलब मैं बताते हुए भी मुझे बहुत अंदर से एकदम हिल गए हम। तो बहुत टाइम तक, जितने दिन उसने किया होगा, आई थिंक बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने कहा तुम आकर के दोपहर का खाना हम तुम्हारे रखेंगे, तुम उसको खाओगी और ये मत खाया करो। ये तो मैं क्यों क्या बताऊं कि थालियों में अगर पड़ा है और इतना पड़ा है कि तुम खा ले रही हो, तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। पर हम भी ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो हम किसको किसको समझाएंगे। तो तुम्हारा हम अलग से रखेंगे। लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था अभी तक, मतलब इतना कुपोषण या इतनी गरीबी नहीं देखी थी कि जो बर्तन मांजने में पड़े हुए बर्तनों में से खाना खा ले, और वो हमारी आंखों के सामने हो। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक सेकेंड।
भुखमरी का मूल कारण ऊर्जा व्यय और ऊर्जा अंतर्ग्रहण के बीच असंतुलन है। हाँ, मतलब जो एनर्जी आप ले रहे हैं और कितनी एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं, मतलब कितना काम कर रहे हैं। अगर काम ज्यादा नहीं है तो आपके शरीर में वो लगेगी। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपके शरीर को और चाहिए। सेम ऐसा ही प्रेगनेंसी और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है ना, तभी उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा किस व्यक्ति का काम क्या है। भुखमरी का मूल कारण ऊर्जा व्यय और ऊर्जा अंतर्ग्रहण के बीच असंतुलन है। दूसरे शब्दों में, शरीर भोजन के रूप में ग्रहण की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा व्यय करता है। यह असंतुलन एक या कई चिकित्सीय कारणों से हो सकता है या परिस्थितिक अवस्थाओं के कारण भी हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्लूमिया नर्वोसा, कोमा। एनोरेक्सिया एनारोबिक वर्ड है ना, ऑक्सीजन कंटेंट जब कम होता है तो वो कह रहे हैं भोजन की कमी से होता है, जहाँ पे हम खाना कम खाते हैं। ब्लूमिया नर्वोसा, कोमा, जहां पर फिर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मुख्य अवसाद संबंधी विकार, डायबिटीज मेलिटस, डाइजेस्टिव डिजीज, पाचन संबंधी विकार। इन सब का उनका मतलब है कि आपका बैलेंस नहीं है, जो खाना आप खा रहे हैं और जो वर्कआउट आप कर रहे हैं। तो आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, या आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं या जरूरत से कम खा रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं प्रोटीन कम खा रहे हैं। हाँ, और शरीर को किस चीज की जरूरत है, ये मैम इनको थोड़ा सरल शब्दों में बताइए, एनोरेक्सिया नर्सोवा ये सब क्या लिखे हैं, इनके बारे में कैसे समझे हम इनको। इनको कैसे समझेंगे। जी डायबिटीज मेलिटस पता ही है, डाइजेस्टिव डिजीज मतलब पाचन संबंधी बीमारियां। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब डिप्रेशन, अवसाद। कोमा आपको पता ही है, ठीक है। ब्लूमिया नर्वोसा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जब ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में, फॉगिंग शुरू हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन काम नहीं कर रहा, थका हुआ महसूस हो रहा है, उसको कहते हैं। ब्लूमिया नर्वोसा मुझे खुद भी देखना पड़ेगा, ठीक है, गूगल सर्च। अब आता है परिस्थिति जन्य कारण, अति जनसंख्या या युद्ध जैसे कारणों के साथ किसी कारण से अकाल पड़ जाना। अब भुखमरी कब आती है, जैसे वहां पर भोजन ही किसी को नहीं मिला, जैसे अभी बहुत सारे लोग नीचे फंस गए थे ना, पृथ्वी के नीचे किसी टनल में। तो इस तरीके के लोग में भुखमरी है, क्योंकि वहां पे प्रोवाइड ही नहीं हुआ। बहुत, मेरे ख्याल 7-8 दिन में हल्का सा बिस्किट या पानी गया। तो भुखमरी से ग्रसित व्यक्ति में, हाँ, अति जनसंख्या मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और या युद्ध जैसे कारणों के साथ किसी कारण से अकाल पड़ जाना। उपवास जब बिना उचित चिकित्सीय देखरेख के किए जाते हैं और 1 महीने से अधिक समय तक चले, ठीक। तो इसीलिए फास्टिंग जो 40 डेज की होती है वो ऑब्जर्वर होना चाहिए, है ना, प्रॉपर आपकी चेकअप्स होनी चाहिए, तब होना चाहिए। जैसे अपन तो 7 डेज या 9 डेज का करते हैं, ठीक है, उसमें भी 2 दिन वाटर फास्टिंग किया, फिर खाते पीते ही रहे, खूब भी खाया, तो ऐसी संभावना कम रहती है। बट अगर हम उसको और लॉन्ग जाएं, हाँ, मतलब मुझे लगता है 15 दिन से ऊपर जाएं, तो आपको एक बार टेस्ट कराने चाहिए और उसके बाद ही आगे जाना चाहिए। और वैसे भी जो 1 महीने के हमने पढ़े हैं वो कल्प पढ़े हैं। कल्प होते हैं कि जैसे मट्ठे पे रखा गया, दूध पे रखा गया, दूध पर कल्प, मट्ठा आम्र कल्प, आम पे रखा गया, अंगूर पे रखा गया, तो बॉडी को ऐसे रखा जाता है। तो उनमें मतलब भर के मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है। पानी पे कोई भी बहुत दिन नहीं रहता, पानी पे 40 दिन का उपवास किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो पानी पे ऐसा ही होता है, वाटर फास्टिंग 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की होगी। भुखमरी से और गरीबी, भुखमरी से ग्रसित व्यक्ति में चर्बी की मात्रा और मांसपेशियों का भार काफी घट जाता है,
क्योंकि शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन ऊतकों का विघटन करने लगता है। जब शरीर अपने अत्यावश्यक अंगों जैसे तंत्रिका तंत्र और हृदय की मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपनी ही मांसपेशियों और अन्य ऊतकों का विघटन करने लगता है, तो इसे कैटाबोलिसिस कहते हैं। ठीक, जब ऑर्गन के ऊपर जो कोटिंग है, जो कवरिंग है, जो केस है, वो डिसॉल्व होने लग जाए, है ना, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, शरीर लेटा हुआ है तो भी खर्च हो रही है कैलोरी, टीवी देख रहे हैं तो भी खर्च हो रही है, आप दिन भर नहीं खा रहे। जैसे जो गुस्सेबाज इंसान होता है वो अपना कितना बड़ा क्षय करता है ना, कुछ भी हो गया, गुस्सा हो गए, नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, है ना, फिर खा लिया, फिर कुछ हो गया, फिर नहीं खाया। तो ये जो इरेगुलरिटी है, ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, बीमारी आ जाती है बड़ी बड़ी। तो इसको कहते हैं कैटाबोलिसिस, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं अपने टिश्यूज को डिसॉल्व करके आपको एनर्जी देती है। विटामिन की कमी भुखमरी का सामान्य परिणाम है, जो प्रायः खून की कमी, बेरी पेलिग्रा, स्कर्वी का रूप ले लेता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम फूड कम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले तो एनीमिया हो जाएगा, फिर विटामिन बी कम है तो बेरी है, पेलिग्रा है, स्कर्वी है। संयुक्त रूप से ये बीमारियां डायरिया, त्वचा पर होने वाली अंधौरी, शोफ और हृदय गति रुकने के कारण भी हो सकती है। इसका परिणाम, हाँ बताएं। मैंने इन बीमारियों के नाम सुने तो बहुत हैं, बेरी स्कर्वी जैसे हैं, लेकिन इनके लक्षण क्या होते हैं वो नहीं पता, बताएंगे अच्छा, आप? ठीक है, अगली बार कर लेंगे इसको भी कवर, ठीक है। जी जी बेरी और मैम। पेलिग्रा और स्कर्वी, ठीक है, जी बहुत कॉमन है। ठीक, संयुक्त रूप से ये बीमारियां डायरिया, त्वचा पर होने वाली अंधौरी, शौफ और हृदय गति रुकने के कारण भी हो सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये बीमारियां सिर्फ भुखमरी में ही नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को डायरिया है तो बहुत सारा लॉस हो गया ना, मिनरल लॉस हो गया, तो भी खून की कमी हो जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। और बेरी है तो भी खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन की कमी है। किसी को स्कर्वी हुआ है तो भी हो जाएगी, जरूरी नहीं है भुखमरी से ही हो। संयुक्त रूप से ये बीमारियां डायरिया, त्वचा पर होने वाली अंधौरी और हृदय गति रुकने का कारण भी हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इससे ग्रस्त व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़ा और आलसी रहता है। पेट की क्षीणता भूख के अनुभव को कम कर देती है। अच्छा, मतलब अगर स्टमक वीक है तो आपको पता नहीं चलेगा कि भूख लगी है ना। तेज भूख जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या पहचान है? तीनों लोग बताएंगे, जो तीन जुड़े हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है? अनम्यूट करें, हाँ। जी मैम, स्वस्थ व्यक्ति मतलब अपना काम समय पे करता है, सोता है, जगता है, खाता है, शौच जाता है, स्नान करता है, यही है स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, और क्या, खुश रहता है। और दोनों लोग बताएं जो सो रहे हैं। जी मैं, नमस्ते मैम। हम्म, हाँ, जिनका वात पित्त कफ सम हो, जिनका जठर अग्नि ना मंद हो ना तीव्र हो, सम हो, जिनका दिनचर्या ठीक हो, शयन जागरण का समय ठीक हो, वही व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा मैम। तीन ऐसे बेसिक पॉइंट जो स्वस्थ व्यक्ति में होने चाहिए, सिर्फ तीन। ना बहुत ज्यादा मोटे हो ना बहुत ज्यादा पतले। सिर्फ तीन ऐसे बेसिक पॉइंट जो डिजाइन करते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है या नहीं। आप बताएंगे मैम। सब हम ही बताएं। इतने दिनों से बता रहे हैं।
जिसको भूख खुल के लगती हो, स्वाभाविक भूख लगती हो, कुड़कुड़ा के लगती हो, जिसको नींद स्वाभाविक आती हो, उसको ये ना कहना पड़े लाइट बंद करो, म्यूजिक लगाओ, मुलायम गद्दा लाओ, सबको बाहर करो, और जिसका पेट अपने आप स्वतः सुबह साफ होता हो। बस खत्म। कैसा दिखता है डजेंट मैटर। ठीक है, ये हमेशा कभी भी कोई टॉक हो, बहुत ही सुंदर मतलब वक्ता जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन 3 बातों में पूरा प्रेजेंट कर देते हैं, बहुत अच्छा। जिसको स्वाभाविक नींद आती हो, जिसको स्वाभाविक भूख लगती हो, और जिसको स्वाभाविक पेट साफ होता हो। ठीक, सब कुछ इसीलिए है। जी मैम, आपने पढ़ाया भी था, वह जब आपने बोला तो याद आया कि जिसका पाचन और निष्कासन सही होता है, नींद अच्छी आती है। ये सब्जेक्ट में था मैम, पढ़ाया भी है आपने, अब याद आ रहा है जो बताया आपने। क्योंकि देखो, मतलब कहा आपने भी सही, कहा आपने भी सही है ना, लेकिन पॉइंट वाइज होना चाहिए ना। गोलमोल तो कोई भी बता देगा स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, पर ये 3 ऐसे पैरामीटर हैं जो सब कुछ एकदम डिजाइन करते हैं, एकदम स्वस्थ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि भूख की बात कर रहे थे, तो उसमें लिखा है अभी जो मैंने पढ़ा कि पेट की क्षीणता भूख के अनुभव को कम कर देती है। तो अगर किसी का पेट अपसेट है तो उसको पता ही नहीं चलेगा खरी भूख होती क्या है। उसको या स्वाद के लिए खाना है, या ज्यादा खाना है, या नहीं खाना है। उसको पता ही नहीं भूख लगती क्या है ना। भूख कब लगती है, क्योंकि एक तो दिक्कत ये है कि हम समय से पहले खाते हैं, समय हो गया इसलिए खा लो। जब तक बढ़िया कुड़कुड़ा के भूख ना लगे तब तक भोजन ना खाया जाए, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, भूख नहीं है मत खाइए, भूख लगेगी, और अगर भूख नहीं लग रही इसका मतलब शरीर को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर नींद नहीं, ऐसी नींद आ रही है मुझे जैसे जमाई ले रही हूँ, आंसू आ रहा है, इस समय अगर मैं 10 मिनट की भी नींद ले लूं तो वो अच्छी नींद है। ठीक है, और अगर मैं सोने के लिए करवट बदल रही हूँ, योग निद्रा कर रही हूँ, लाइट बंद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं स्वस्थ नहीं हूँ। ठीक है, और अगर सुबह पेट साफ करने के लिए रात में कायम चूर्ण खाया जा रहा है, सुबह मुनक्के खाए जा रहे हैं, इसका मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। ठीक है, उठ करके अगर थोड़ा बहुत पानी पी करके शौच आ जाए तो वो सबसे स्वस्थ व्यक्ति है। तो अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत में है, तो उसका पेट भूख का अनुभव नहीं करेगा, उसको बस वो खा रहा है। क्योंकि अनुभव पेट के उस हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है जो खाली हो। भूखमरी के शिकार व्यक्ति इतने कमजोर हो जाते हैं कि उन्हें प्यास का अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए निर्जलीकरण से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को प्यास नहीं लग रही ना तो उसको पता ही नहीं है प्यास होती क्या है। ठीक है, समय समय पर पानी का ना मिलना या नहीं मिलना पानी, वो भूखमरी की वो स्थिति है कि उन्हें पता ही नहीं है, उनके सिस्टम को नहीं पता। तो वो निर्जलीकरण करते करते उनको पता ही नहीं है कि प्यास की फीलिंग कैसी होती है। मांसपेशियों के अपक्षय और शुष्क व फटी त्वचा जो कि गंभीर निर्जलीकरण के कारण होती है, के परिणाम स्वरूप भी सभी क्रियाएं पीड़ादायक हो जाती हैं। कमजोर शरीर के कारण, अच्छा हो क्यों रहा है, क्योंकि मांसपेशियां लगातार क्षय कर रही हैं भूखमरी के कारण, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, तो त्वचा ड्राई हो जाएगी, एकदम ऐसे स्केल्स गिरने लग जाती हैं, फट जाती है, और ये पानी ना पीने के कारण होता है, और बहुत सारी चीजें पीड़ादायक हो जाती हैं। कमजोर शरीर के कारण बीमारियां होना साधारण है। उदाहरण के लिए फंगस प्रायः भोजन नली के अंदर विकसित होने लगता है, जिससे कुछ भी निगलना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। भूखमरी से होने वाली ऊर्जा की स्वाभाविक कमी के कारण थकावट होती है, और ऊर्जा की एक कमी लंबे समय तक रहने से पीड़ित व्यक्ति को उदासीन बना देती है। क्योंकि भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि वह खाने और हिलने में भी असमर्थ हो जाता है।
और फिर अपने चारों ओर के वातावरण से उसका पारस्परिक संबंध भी कम होने लग जाता है। ठीक है, तो भुखमरी से होने वाली ऊर्जा जो भुखमरी से मिल रही है ना, क्योंकि वो मांसपेशियों के क्षय से मिल रही है ना, भोजन से नहीं मिल रही, क्योंकि भोजन तो है ही नहीं उनके पास, ना पानी है, तो वो अभी क्या किससे ऊर्जा मिल रही है, जो मांसपेशियों से क्षय हो रहा है, तो उसके कारण थकावट होती है, और थकावट के कारण व्यक्ति में डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है, और वो इतना वीक हो जाता है कि हिलता डुलता नहीं है, हिलेगा डुलेगा नहीं तो एंटी सोशल हो जाएगा, लोगों से कटने लगेगा, फिर वो अकेला ही पड़ा रहता है। वह व्यक्ति रोगों से लड़ने में भी असमर्थ हो जाता है, और महिलाओं में मासिक धर्म भी अनियमित हो जाता है। तो बहुत बार इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और जीवन शैली भी इसी का परिणाम है। उपवास के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव की क्या एक्टिविटी होती है? शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। ये तो सभी को पता है कि हमें डिटॉक्स करने के लिए समय समय पर उपवास करना चाहिए। उपवास के फायदे में शरीर को साफ करना शामिल है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित पब मेल सेंट्रल रिसर्च पेपर के अनुसार यदि ऐसा उपवास किया जाए जिसमें खाद्य पदार्थों के सेवन की बजाय तरल पदार्थ शामिल हो, तो शरीर सही प्रकार से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जिसका इसका आंसर वो सब लोगों को मिल रहा है जो हमसे कहते हैं कि आप फ्रूट्स क्यों नहीं खिलाते, जूसेस क्यों पिलाते हो। कहते हैं ना, हर बार ये सवाल 4-5 लोग उठाते हैं कि आप जूसेस को प्रायोरिटी देते हो और फ्रूट्स नहीं खिलाते हैं ना जब हम फास्टिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं ये पता है, क्योंकि शरीर कम काम करे, रफेज जाएगा, मल बनेगा, पूरा शरीर काम करेगा। अभी जूसेस इसलिए क्योंकि वो तेजी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल्स पूरे हो जाते हैं और बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, इसलिए हम उसको करते हैं। तो शरीर सही प्रकार से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इससे पाचन बेहतर होने के साथ ही साथ पेट संबंधी परेशानियां और स्किन संबंधी बीमारियां कम हो जाती हैं। पर लोग उतना ही जानते हैं जितना यूट्यूब और रील उन्हें बताती है। वजन कम करें, जो फास्टिंग है उससे वजन कम होता है। आज के समय में अधिकतर लोगों की परेशानी मोटापा है, ऐसे में समय रहते इस पर ध्यान ना दिया गया तो शरीर शारीरिक समस्याओं की वजह भी बन जाता है। वैसे वजन कम करने के लिए उपवास अच्छा तरीका हो सकता है। पबमेल सेंट्रल की रिसर्च पेपर के अनुसार इंटरमीडिएट फास्टिंग से बढ़ती चर्बी को कम करने में सहायता मिलती है। इस उपवास में ठोस पदार्थ की जगह पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है या फिर खाने का समय बदला जाता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या हो गई कि आपने शाम को 7 बजे भोजन खाया, फिर अगले दिन सीधे 2 बजे या 3 बजे खाना खाया। ठीक, तो जो 11 बजे से 2-3 बजे तक का टाइम है उसमें आपने अल्कलाइन डाइट या ड्रिंक्स ले ली, जिससे आपका काम चल गया, और 12 घंटे की एक रॉ फास्टिंग कर डाली। तो इस तरीके के इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 से 14 से 16 धीरे धीरे परसेंट टू परसेंट वेरी करके बढ़ा सकते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। और कुछ बच्चे सो करके ही निकाल लेते हैं, फास्टिंग कर ले रहे हैं, उसी में खुश हैं कि हमारी फास्टिंग हो जाती है, हम उठते ही हैं सीधे 11 बजे, रात में खाएंगे नहीं और सुबह जो है सो लेंगे। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद उपवास पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उपवास करने से शरीर को के खुद का हीलिंग तंत्र सही तरीके से काम करता है, जिससे शरीर कई प्रकार की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। रिसर्च के अनुसार 62.33 लोगों को उपवास के दौरान अपच की परेशानी नहीं हुई। 27% लोगों की अपच की परेशानी ठीक हो गई। साथ ही व्रत को चमत्कारिक इलाज भी कहा जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। तो ये हमारी जो अभी रिसर्च है उसमें भी हम लोग यही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने लिखा है, और हम इसी पे पब्लिश करना चाहते हैं अपना पेपर। लेट्स सी ईश्वर क्या चाहता है।
स्किन के लिए भी लाभकारी। कई बार सिर्फ क्रीम और कॉस्मेटिक का ही नहीं बल्कि खान पान का प्रभाव भी स्किन पर होने लगता है। ज्यादा तेल मसाले या बाहरी खाने से स्किन रूखी और बेजान दिखती है और कील मुहासे भी हो सकते हैं। ऐसे में व्रत लाभकारी हो जाता है। उपवास रखने से शरीर डिटॉक्सिफाई हो सकता है। जब शरीर डिटॉक्सिफाई होगा तो शरीर में मौजूद विषाक्त तत्व बाहर निकलेंगे, जिससे स्किन में नई चमक आएगी और त्वचा खूबसूरत और चमकदार दिखने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है उपवास। पबमेल सेंट्रल के अनुसार अनिरंतर उपवास से वजन कम करने में सहायता मिलती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का जोखिम भी कम हो जाता है। एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि एक दिन के अंतराल के बाद किए जाने व्रत से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इससे ट्राइग्लिसराइड यानी एक प्रकार का वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। ऐसा हम बहुत बार कराते हैं। जो हमारे पास वेट लॉस के पेशेंट्स हैं उनको मैं ऑल्टरनेट फास्टिंग कराती हूँ। ठीक है, एक दिन खाना खिलाती हूँ, एक दिन फास्टिंग कराती हूँ। एक दिन जो फास्टिंग कराती हूँ उसमें नो डाउट जूसेस और फ्रूट्स होते हैं पर अनाज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मदद करता है। उनको एक उम्मीद रहती है भाई कल तो खाने को मिलेगा लगातार गैप से। मैम दुबले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि सिस्टम सही काम नहीं कर रहा ना, जी। एब्जॉर्प्शन सही नहीं है। यहाँ पे भी आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है प्रोटीन कम जा रहा हो बॉडी में। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन टेंडेंसी यही है कि अगर हम दाल खाएंगे तो ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, तो हम दाल कम करते हैं। दाल कम करते ही प्रोटीन का कोई और सोर्स नहीं है। ठीक है, तो उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अंकुरित दालें काम कर सकती हैं। हाँ, पर ब्लड शुगर कम करने के लिए शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाने पर इससे पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए व्रत फायदेमंद माना जाता है। ब्लड शुगर से पीड़ित लोगों के लिए उपवास काफी कारगर। जुड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम घर ही में थे पर हम सबको कह रहे हैं 7 बजे क्लास से बता दूं क्या बनेगा, मैं प्रिपेयर कर दूं। जी बिल्कुल, इतने सारा वर्क है ना कि भूल गई मैं। जी जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, थैंक यू। जय श्री कृष्णा आप सभी को। प्रणाम मैडम। प्रणाम।